हेलो क्लास, दिस इज एडवोकेट यास्मीन और आज हम देखने वाले हैं संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 3 की स्थावर संपत्ति क्या होती है और इसमें मतलब चल और अचल संपत्ति क्या होती है। क्या होता है कि बहुत सारे एग्ज़ाम में या जुडिशरी हो या एलएलबी के एग्ज़ाम हो तो उस दौरान ये कन्फ्यूज़न ज़रूर रहती है कि स्थावर संपत्ति कौन सी है और चल संपत्ति कौन सी होती है। तो आज उसी ही डाउट को क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो बना रहे हैं, जिससे आपके आने वाले एग्ज़ाम में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ये क्लियर हो जाएगा। क्योंकि प्री के क्वेश्चन इससे बहुत फ्रेम होते हैं, क्योंकि जो हमारा टीपीए एक्ट है 1882 में, वहाँ पर नेगेटिव जो सेंस में डेफिनेशन दे रखी है, वहाँ पर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि कौन सी चल है कौन सी अचल है। तो आज इसको ही हम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो धारा 3 है रजिस्ट्रेशन, एक तो धारा 3 जो टीपी एक्ट की धारा 3 है उसमें बताई गई है, जो बताई गई है उसमें नेगेटिव सेंस में बताई गई है, ठीक है। लेकिन जो विशेष रूप से उसको आगे बढ़ाती हैं वो है रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 2 क्लॉज 6 में बताया गया है कि हमारी चल संपत्ति और अचल संपत्ति क्या होगी। वहीं दूसरा एक्ट है हमारा साधारण खंड अधिनियम 1897, जिसको हम जनरल क्लॉज अधिनियम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके सेक्शन 3 के क्लॉज 26 में बताई गई है। तो देख लेते हैं हम कि जो स्थावर संपत्ति है जिसको हम अचल संपत्ति बोलते हैं तो कौन कौन सी है। तो नंबर 1 है फेरी लगाने का अधिकार, मतलब कोई भी जो व्यक्ति है फेरी लगाता है तो वो स्थावर संपत्ति के उसमें काउंट होगी। दूसरा है कि फलों के पेड़, जितने भी फलों के पेड़ हैं तो वो एक स्थावर संपत्ति में आएंगे। वहाँ पर उस पेड़ का यूज़ भी देखा जाएगा कि जो मतलब उस पेड़ का उद्देश्य है लगाने का वो क्या पर्पज़ है। उस पेड़ को काट कर लकड़ी बेचने का उद्देश्य है तो वो चल हो जाएगी। लेकिन अगर उस पेड़ को लगाने के बाद कोई फल एकत्रित करने का मतलब इंटेंशन है तो वहाँ पर वो अचल हो जाएगा, क्योंकि वो चल नहीं सकता वहाँ पर, ठीक है। फिर है मार्ग का अधिकार। नेक्स्ट है स्थावर संपत्ति से किराया वसूलने का अधिकार। जो हमारी अचल संपत्ति होती है, जैसे हम किसी को रेंट पर दे देते हैं तो उससे जो भी हम पैसे वगैरह या किराया वसूलते हैं तो वो स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। फिर है मछली पकड़ने और ले जाने का अधिकार। फिर है वंशानुगत पद, अर्थात वंशानुगत पुजारी, जो मंदिर में पुजारी होते हैं या उनका जो पद होता है तो वो जो पद है वो भी स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगा, क्योंकि मंदिर जो है वो चल नहीं सकता, अचल संपत्ति के अंतर्गत आता है वो। तो इसलिए उससे जो क्रिएट हो रहा है राइट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इनको हटकर कि कोई भी हमारी ऐसी भूमि है जो एक स्थावर संपत्ति है, उसी से राइट क्रिएट हो रहा है। जैसे नहर है, कोई जैसे मंदिर है, तो उससे जो राइट मिल रहा है तो वो भी एक स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पेड़ों से लाख इकट्ठा करने का। जो पेड़ों से मतलब लाख इन द सेंस जो लकड़ियां होती हैं छोटी मोटी, तो उनको एकत्रित करने का जो राइट है, ठीक है। फिर है एक कारखाने का अधिकार। बंधक संपत्ति के मोचन का राइट जो होता है वो भी स्थावर संपत्ति के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट है हमारा भूमि में एक भाग और मेला लगाने का बकाया वसूल करने का अधिकार है। फिर है पट्टे पर दी गई संपत्ति का प्रत्यावर्तन का राइट। जो ये सारे हमारे अधिकार हैं ये हमारे स्थावर संपत्ति से हो रहे हैं, तो स्थावर संपत्ति में ही काउंट होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं चल संपत्ति क्या होती है। चल संपत्ति में भी बहुत सारे राइट होते हैं जो अमूमन बच्चों को नहीं पता होता, उसमें भी कन्फ्यूजन क्रिएट होती है, तो इसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है पूजा का अधिकार, रॉयल्टी, स्थावर संपत्ति से बिक्रे के लिए डिक्री। जो स्थावर संपत्ति है उसकी जो बिक्रे की कोर्ट के द्वारा डिक्री पारित कर दी गई है तो वो चल संपत्ति में काउंट होगी। तो यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है, तो ये क्लियर कर लीजिए। फिर है किराए के बकाये के लिए डिक्री। अगर आप मकान से किराया ले रहे हैं तो स्थावर होगी, लेकिन अगर वही किराए के बकाये के लिए अगर डिक्री कोर्ट के द्वारा मतलब कोर्ट के द्वारा दे दी गई है तो वो चल संपत्ति के अंतर्गत आएगी। वही है भरण पोषण का अधिकार। कड़कहास्ट, उगती फसलें, घास, सरकारी वचन पत्र,
तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें अच्छी लगे, और हेल्पफुल हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे भी आपको ऐसी कोई भी वीडियो टॉपिक से रिलेटेड जो चाहिए हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।